हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस का दिन और आपके लिए पेश है वो पाठशाला ऋषिकेश की तरफ से उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट नंबर 16, जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पेपर डाउनलोड नहीं किया या फिर वहां से उठाकर सॉल्व नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देख के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ आंसर दे सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है आपका ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है ना। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी शब्द का लिंग धारण करने के लिए आप उसको वाक्य में रखेंगे। तो अगर आप इसमें से किसी भी वाक्य को शब्द को वाक्य में रखेंगे तो ये आएगा तृष्णा। तृष्णा हुई, ठीक है ना। मृग तृष्णा होती है, होता है नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अभ्र, व्योम, अनंत या फिर ध्वग, तो तीनों ही है। ऑप्शन डी ध्वग नहीं होगा। निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है, क्या है ध्यान पूर्वक? निपात अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये क्रिया विशेषण अव्यय। तो यह है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। कैची शब्द है, कैची शब्द क्या है? अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर तुर्की। तो कैची शब्द आपका है ऑप्शन डी तुर्की। मैं आपको पहले भी एक लाइन बता चुका हूं, कुली बहादुर तुर्क बेगम की, कैची चम्मच तोप तोपची की, ताश काबू बीबी खच्चर की, लाश सुराग दरोगा गनीमत की। दारुण शब्द का अर्थ है, तो दारुण शब्द का अर्थ है आपका ऑप्शन ए भयंकर। ये आबकारी विभाग के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अन्वय शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? ठीक है, तो अन्वय शब्द का संधि विग्रह होगा आपका ऑप्शन ए अनुधन ए, ठीक है ना। और संधि कौन सी होगी इसमें? तो इसमें होगी यण संधि। कौन सी? यण संधि, ठीक है। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो शब्द के अंत में जुड़ने वालों को कहा जाता है ऑप्शन बी प्रत्यय। देखिए अगला क्वेश्चन, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 3 अक्टूबर 1957 में, ठीक है। कवियत्री महादेवी का जन्म हुआ, तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 1907 में और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी आंसर बताता हुआ आगे चलूं, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा आपका ऑप्शन बी किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, ये देशज यानी जो देशी, जो गांव से कहीं से आया हो, तो कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी झोला, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रविशेषण है, तो प्रविशेषण क्या है आपका? तो प्रविशेषण है आपका ऑप्शन बी अत्यंत, ठीक है ना। तो मतलब अति प्रविशेषण क्या होता है? तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो होता है प्रविशेषण। जैसे आपने कहा कि राम सुंदर है, राम तो नहीं, सीता सुंदर है आपने कहा, तो सुंदर उसका विशेषण हुआ, लेकिन आपने उसके आगे लिख दिया सीता अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। विशेषण की भी विशेषता बता दी कि कम सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, ठीक ठाक सुंदर है, ठीक है। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विद्या की रचना है? तो भक्तिन इनकी रचना है आपकी ऑप्शन सी संस्मरण रेखा चित्र है। इसमें वो अपनी एक नौकरानी होती है, उनकी कहानी बताती है, काफी अच्छी कहानी है। 11th या 12th में ये कहानी आती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो पंचमाक्षर यानी 5वें नंबर का वर्ण, तो ये है आपका ऑप्शन ए म। संसद शब्द में संज्ञा है, ठीक है। संसद कौन सी संज्ञा होगी? तो ये तो आप अच्छा आसानी से बता पाएंगे, ऑप्शन बी समूहवाचक। निम्नलिखित में से आगत शब्द है, कौन सा है? तो आगत शब्द है आपका ऑप्शन ए अखबार। कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है अखबार। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी किसकी रचना है? तो ये है आपका ऑप्शन सी कोसी के घटवार पंचमेश्वर किसकी है? तो ये है आपकी प्रेमचंद की, ठीक है, प्रेमचंद की। देखिएगा क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे आप
विधानवाचक, निषेधवाचक, समुच्चय बोधक, प्रश्नवाचक, इस तरीके से 8 भेद होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर। डिंगल पिंगल का शब्द है, हाल ही के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन था, तो डिंगल पिंगल का शब्द है आपका राजस्थान या राजस्थानी भाषा से। वो तो थे हिंदी के क्वेश्चन, अब करते हैं उत्तराखंड के। तो चलिए देखते हैं, ब्रिटिश ने राजनीति का क्रीड़ा स्थल कहा था, तो राजनीति का क्रीड़ा स्थल कहा गया था आपको दुगड्डा को, ठीक है। एवरेस्ट के देवता पुस्तक के लेखक हैं, तो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है एवरेस्ट के देवता, और इसके लेखक हैं विद्यावती डोभाल। आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है आपका त्रिलोक सिंह बसेड़ा को, पिथौरागढ़ से ये थे, ठीक है ना, पिथौरागढ़ से। हरि सिंह थापा बॉक्सिंग से रिलेटेड है, इन्हें आधुनिक बॉक्सिंग का या वैज्ञानिक बॉक्सिंग का कहते हैं जनक कहा जाता है, साथ ही साथ बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है। जसपाल राणा, ठीक है, शूटिंग में है, गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, और पद्म बहादुर बल भी बॉक्सिंग से जुड़े हैं। दिगांश अभिलेख किस जनपद से प्राप्त हुए हैं, तो दिगांश अभिलेख प्राप्त हुए आपके ऑप्शन बी पिथौरागढ़ से। गरुड़ छाड़ महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है, तो गरुड़ छाड़ महोत्सव मनाया जाता है आपका चमोली में। चमोली में भी कहां बात करेंगे, तो बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने से पहले गरुड़ छाड़ महोत्सव मनाया जाता है। इसमें एक बहुत बड़ी रस्सी बांधी जाती है, जिसमें गरुड़ के मतलब एक मूर्ति बनाई जाती है, और गरुड़ उड़ते हुए आते हैं, साथ साथ पीछे बद्रीनाथ जी की डोली आती है। देहरादून रेलवे स्टेशन को किस वर्ष ISO का दर्जा मिला, तो इसे ISO का दर्जा मिला 2003 में, ठीक है। 1900 में देहरादून रेलवे को हरिद्वार से जोड़ा गया था। किस बुग्याल के बारे में मान्यता है कि वहां पर शांति से बैठकर ध्यान लगाने से शिव जी के डमरू की आवाज सुनाई देती है, कहाँ के लिए है, तो ये है आपके ऑप्शन बी हर की दून बुग्याल के लिए। अगर आप बात करेंगे हर, तो हर से मतलब शिव जी, और दून का हो जाता है धुन, तो हर की धुन सुनाई देती है, यानी हर के डमरू की धुन सुनाई देती है, ऐसी मान्यता है। कैला बुग्याल जो बद्रीनाथ के पीछे स्थित बुग्याल है, उसे कैला बुग्याल कहते हैं। दयारा बुग्याल के बारे में आप सभी जानते हैं, चंद्रप्रभा एतवाल जी ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। साथ ही साथ चंदन सिंह राणा जी ने यहाँ के बटर फेस्टिवल मक्खन की होली, जिसे अठूड़ी उत्सव भी कहा जाता है, को प्रसिद्धि दिलाई। किस ऐतिहासिक स्थल से 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई है, कहां से हुई है, तो ये हुई आपकी बनकोट से, ठीक है। हुडली की बात करेंगे तो नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्राचीन ग्रंथों में जला किसका नाम है, ठीक है, तो जला कहा गया है आपको टॉन्स की सहायक रूपिन को, ठीक है ना। कैसे याद कर सकते हैं, तो रूप क्या हुआ, जल गया, रूप जल गया, तो रूपिन को कहा गया जला। रांथी झरना स्थित है, तो रांथी झरना स्थित है आपका ऑप्शन सी धारचूला पिथौरागढ़ में। खूनी गाड़ किसकी सहायक नदी है, तो खूनी गाड़ सहायक नदी है आपकी ऑप्शन ए यमुना की। सती मठ कहाँ स्थित है, तो सती मठ स्थित है आपका चमोली पिथौरागढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सती मठ स्थित है आपका पौड़ी में, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है, तो आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है आपका सतोपंत ग्लेशियर। किस वर्ष रमाण उत्सव, हाल ही में रमाण उत्सव आयोजित हुआ था। रमाण उत्सव पर गणतंत्र दिवस में झांकी निकाली गई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं उत्तराखंड से हर साल गणतंत्र दिवस में झांकियां जाती है, ठीक है। इस बार भी गई थी बद्रीनाथ धाम की। तो कौन सी झांकी निकाली गई, तो ये निकाली गई थी आपकी 2016 में रमाण पर। उत्तर भारत का केरल किसे कहा जाता है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफी पुराना क्वेश्चन, हरिद्वार को। कीर्ति चंद ने अजयपाल को किस वर्ष हराया था, तो एकमात्र चंद राजा जिसने अजयपाल को हराया था, कौन, कीर्ति चंद। और कब हराया था, तो ये हराया था 1491 में। यूरोपियन यात्री विलियम फिंच किसके शासन काल में आया था, तो विलियम फिंच आया था आपके मान शाह के कार्यकाल में। लता मंगेशकर द्वारा रैबार फिल्म में कब गाना गाया गया था, लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हुआ, स्वर कोकिला थी, और इन्होंने एक गढ़वाली फिल्म रैबार में भी गाना गाया। कब गाया था, तो ये गाया आपका ऑप्शन ए 1990 में। कॉस्मोपॉलिटियन समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो ये किया था आपके बुलाकी राम ने। कब किया था, तो 1910 में। पहला अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था कॉस्मोपॉलिटियन। खोखरे का टीला स्थित है, तो खोखरे का टीला नामक जगह स्थित है आपकी बागेश्वर में,
पर्वत पीयूष नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ से। ठीक है ना। भगत सिंह कोश्यारी जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री थे, कौन? भगत सिंह कोश्यारी द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था। ठीक है। लोटा कानून किस जनपद में लगाया गया था? तो लोटा कानून लगाया गया था आपका अल्मोड़ा में। इसमें क्या था, जो लोग मतलब कह सकते हैं आप खुले में शौच करने जाते थे, गंदगी फैलाते थे, उनके खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी आपकी हरगोविंद पंत ने। आप जो ये ऑप्शन देख रहे हैं वैसे ही है। पहले की करी जयदत्त जोशी ने, ठीक है, दूसरे की करी तारादत्त गैरोला ने, तीसरे की बद्रीदत्त पांडे और चौथे की हरगोविंद पंत। सिसला मेला किस जनपद में लगता है? तो सिसला मेला लगता है आपका ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर में। ठीक है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ आपका 2 अगस्त 2021 को। ठीक है। इसमें क्या है कि जो जिन लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया है कोविड के दौरान, उनको 21 साल की उम्र तक 3,000 रुपए प्रति माह रुपए दिए जाएंगे ताकि उनका भरण पोषण हो सके। उत्तराखंड की सभी प्रमुख योजनाओं पे वीडियो कल ही आई है चैनल पर, आप जाके उसे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। मूसा देवरी सूर्य मंदिर स्थित है? तो मूसा देवरी सूर्य मंदिर स्थित है आपका ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में। ठीक है ना। मतलब उत्तरकाशी में जो सूर्य है उन्हें मूसा देवरी के नाम से पूजा जाता है। उत्तराखंड में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तराखंड में वनों को बांटा गया आपके 8 भागों में। ठीक है ना। जिसमें उच्च उपोषणीय, अल्पाइन वन, झाड़ियां वगैरह करके है। राज्य में एथेनॉल प्लांट स्थित है? तो राज्य में एथेनॉल प्लांट स्थित है आपका ऑप्शन बी, बाजपुर में। बीड नामक आभूषण, देखिए आभूषणों से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे दे नहीं पाते आंसर, तो आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। बीड नामक आभूषण पहना जाता है आपका नाक में। ठीक है ना। किस नृत्य में पया वृक्ष की पूजा की जाती है? तो पया वृक्ष की पूजा की जाती है आपके निरंकार नृत्य में। ललित शाह का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंध है आपके हॉकी से। ठीक है। और कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके नैनीताल के निवासी हैं ललित शाह। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, 2019 का देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 मिला वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार सूद को। ठीक है। 2015 में हंसा मनराल को मिला था, 2016 में राजेंद्र सिंह रावत जी को हॉकी के, और 2013 पहला सबसे मिला था पद्म बहादुर मल को। गढ़वाल का चंदन किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का चंदन कहा जाता है आपके ऑप्शन ए, हेमवती नंदन बहुगुणा को। 1976 में राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति एससी घोषित किया गया? तो अनुसूचित जाति घोषित किया गया था आपकी 65 जातियों को। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग। ठीक है ना। बाजपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बाजपुर अवस्थित है आपकी घूमा नदी किनारे, गौला नदी किनारे बसा है आपका हल्द्वानी। और फीका बांध पे तुमड़िया बांध बना हुआ है। कौन सा? तुमड़िया बांध बना है आपकी फीका नदी पर। महाभारत के किस पर्व के अनुसार उत्तरकाशी क्षेत्र में कुत्सक व त्रिटसूत जातियां निवास करती थी? तो देखिए हो सकता है आपने आंसर मारा वन पर्व, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनयन पर्व। वन पर्व की काफी बात करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे उपनयन पर्व आया है। स्विली उड़ियार स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर पिथौरागढ़? तो स्विली उड़ियार स्थित आपकी चमोली में। किस नदी को अच्छी सेवक और बुरी मालकिन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी ऑप्शन ए, दाबका नदी को। देखिए अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और खांडव गंगा के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और खांडव गंगा के संगम पर स्थित है आपका ऑप्शन सी, सूर्यप्रयाग। कुलप्रयाग की बात करेंगे तो ये स्थित है आपके अलकनंदा और हर्षवती के संगम पर। सूर्यप्रयाग की बात करेंगे तो हम ये स्थित है आपके मंदाकिनी और अलसतरंगिणी के। ठीक है, मंदाकिनी और अलसत्र। और जगदीश प्रयाग की बात करेंगे तो ये स्थित है आपका अलकनंदा
और अलकनंदा और पट्टावती, पट्टावती, ठीक है, अलकनंदा और पट्टावती के संगम पर स्थित है। ये थे हिंदी और उत्तराखंड के क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आपको जीएसएल से बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला में। पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट जो 16 है उसका आंसर की है और जीएस वाला पार्ट है ये। तो जीएस वाले पार्ट से शुरुआत करूंगा। 61 क्वेश्चन नंबर है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना या ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। क्वेश्चन जब आपने पढ़ा आपके पास 4 ऑप्शन आए, क्योंकि जो उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट है उसमें जो जीएस का लेवल रहने वाला है वो लगभग इसी तरीके के क्वेश्चंस का रहेगा, तो आपका रिवीजन भी इस प्रैक्टिस सेट से होगा। आपने इसका आंसर कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं ऐसी। देखिए, भारत में आने वाली जो यूरोपियन कंपनियां थी, जो यूरोपियन कंपनी भारत आई हैं, उनके क्रम में जो पुर्तगाली आए हैं, कौन आए हैं? पुर्तगाली। उसमें आप एक नाम तो बहुत अच्छे से जानते हैं, नाम है वास्को दा गामा, वास्को दी गामा, ठीक है, ये आप नाम जानते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो उनके जो पहले वायसराय, पहला वायसराय जो हुआ है ना, जिसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इन भाई साहब ने 1505 में आने के बाद जो पॉलिसी साम्राज्यवाद की अपनाई उसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले जल की नीति। अल्ब्रुक दूसरे नंबर का था, डुप्ले तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का, ठीक है, तीसरे नंबर का, और अंग्रेजी जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर हुए बंगाल के, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस इन सभी एग्जाम्स के लिए चल रहे हैं, आप दिए गए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले आया तो है एग्जाम्स में, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि 2003 में कोलकाता हाईकोर्ट में केस गया था और कहा गया था कि जो इसके संस्थापक माने जाते हैं ये है नहीं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में हिस्ट्री में ऐसा माना गया है कि जो जॉब चारनाक है इन्होंने कलकत्ता की स्टैब्लिशमेंट की थी। गेरोल्ड आंगियार ने बंबई की स्टैब्लिशमेंट की थी। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? तो ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखने हैं आपको कि किसने क्या संस्था स्थापना की थी। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी। क्वेश्चन अच्छा है। 63, अंग्रेजों ने, यानी कि यूरोपीय कंपनियों से, मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन है। तो देखिए, उन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना जो कि 1609 के आसपास स्टैब्लिश किया था, और उसके बाद 1613 में भी उन्होंने सूरत में सफल कारखाना स्टैब्लिश किया था। याद रहेगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन है। देखिए, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या जीएस का जो भी पार्ट हो, अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से हमारे साथ कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी के एमसीक्यू हमारे साथ कर रहे हैं, तो मैं मान करके चल रहा हूं कि आपको वो जरूर याद हो जाएंगे। चलिए देखिए, ये कर्नाटक युद्ध से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और तीसरा युद्ध है, चौथा युद्ध है पानीपत का। मैच द फॉलोइंग है, कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। उम्मीद है समझ आया होगा। तो देखो, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, सभी लोग जानते हैं, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल अहमद शाह अब्दाली का नाम, अहमद शाह अब्दाली अगर आप जानते हैं तो उन्हीं भाई साहब ने ये लड़ा, ठीक है, उन्होंने ही लड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने किसके विरुद्ध हुआ? मराठा के विरुद्ध। तो हम ये भी याद कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? छत्रपति शिवाजी उस समय पर तो नहीं थे, पहले थे 1627 से 1680 के बीच में, लेकिन मराठा थे। मराठा आपको ध्यान रखना है, बालाजी बाजीराव के समय में। अब हम आते हैं कर्नाटक युद्ध में। अंग्रेज और फ्रांसिस के बीच, आप मेरी बात समझ पाएंगे, और फ्रांस के बीच जिस 3 युद्धों की जो सीरीज हुई उसको हम नाम से जानते हैं कर्नाटक युद्ध। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध बिल्कुल इसी समय पर हुआ, दूसरा इस समय पर नहीं हुआ। इसका टाइम पीरियड था 1749 से 54, ठीक है, ये है। तो आप ये भी देख लोगे जो, तो यही गलत हो गया क्योंकि ये गलत मैच है, तो ये पूछा गया है। बाकी सारे क्रम सही है, पहला युद्ध, दूसरा, तीसरा और चौथा युद्ध। इसी युद्ध को अगर मैं आपको बताना चाहूं तो पहले युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सला सेपल की संधि। किसकी संधि? एक्सला सेपल की, ठीक है। दूसरा युद्ध 1750-52, ऑलराइट, गुड। तो हमने इसको बताया, इसको करोगे आप, इसको लिखोगे आप पौंडीचेरी की संधि। किससे? पौंडीचेरी की संधि। और जो तीसरा युद्ध था ये समाप्त हुआ किससे? पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से, है ना। देखो, इस खिचड़ी में थोड़ी जानकारियां ज्यादा हैं, उम्मीद है आपको रिवाइज हुआ होगा, रिवीजन भी होना जरूरी है, तो आपको ये क्वेश्चन देख करके अच्छा लगेगा। आगे चलिए,
65 क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला सरदार। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, ये सहायक संधि क्या होती थी? सब्सिडरी अलायंस, इसको इस नाम से जाना जाएगा। और सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट है, सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले भी लेकर के आया था। तो लॉर्ड वेलेजली की बात करेंगे, 1798 की ये बात है। कब की बात है ये? 1798 की ये बात है जब उन्होंने सहायक संधि लाए। ठीक है, बोला मराठा पूछा है यहाँ पर सहायक संधि। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे तो अगर आप करेंगे तो आपको हैदराबाद याद आएगा। कौन आएगा? हैदराबाद याद आएगा कि सहायक होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पेशवा बाजीराव जो थे 1803 के आसपास इन्होंने जो था ये संधि स्वीकार कर ली थी। ठीक है, पेशवा बाजीराव। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे सहायक संधि। और पहला कौन था? तो मैंने पहला बताया कि पहला हैदराबाद था। यहां पर पहला मराठा पूछा गया है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। दक्षिण अफ्रीका में वो रहे थे, इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर की जो डिग्री थी वो ली थी। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 1891 के आसपास वो गए और 1915 के आसपास वो भारत पूरी तरह से वापिस आए। याद रहेगा, उम्मीद है याद रहेगा आपको। महात्मा गांधी ने वहां पर कौन सी पत्रिका चलाई? इंडिया गजट चलाई, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन या अफ्रीकन। ठीक है, तो देखो इंडियन ओपिनियन जो थी उन्होंने 1903 के आसपास वहां पर स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन नाम से। वहां पर उन्होंने 1902 के आसपास फिनिक्स आश्रम भी, फिनिक्स बल्कि 4 कर दो इसे, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आएगी। अमेरिका में इंडियन ओपिनियन नाम से उन्होंने चलाया। आगे चलिए, पूना समझौते का उद्देश्य था। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूरी तरह से कोशिश की गई कि कवर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पूना समझौते की अगर बात आएगी तो आपको गांधी जी और साथ में याद आएंगे कौन? अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर साहब। कब की बात है? तो ये बात है 24 सितंबर 1932 की। कब की बात है? 24 सितंबर 1932 की बात है मेरे दोस्त। और ये बात ध्यान रखना कि इस समय गांधी और अंबेडकर जी के बीच जो समझौता हुआ, इसी समझौते को जाना जाता है पूना समझौता। कहा इसका उद्देश्य क्या था? तो देखो जैसे ही अंबेडकर जी का नाम आया, गांधी जी का नाम आया, तो आप समझ गए होंगे दलित वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व। उस समय पर क्या हो रहा था? कॉम्युनल अवार्ड की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? कॉम्युनल अवार्ड की, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की बात चल रही थी रमजे मैकडोनाल्ड द्वारा, जिसमें दलितों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था। बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदुओं से भी अलग करके दिया जा रहा था। तो गांधी जी ने इस बात से नहीं, अंबेडकर जी के साथ समझौता हुआ और हिंदुओं के अंतर्गत ही दलितों को प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन वो हिंदुओं के अंतर्गत बिल्कुल अलग से नहीं दिया गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? देखिए, जब भी हम इस पंचायती राज या इसके बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल में आपको लेकर जाऊंगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल है 40, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें अनुच्छेद है 40 मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी। 40 ये आर्टिकल है, और जो 40 आर्टिकल है ये कहता है कि आपको ग्राम सुशासन या ग्रामीण शासन जो है उसकी बात करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि किसकी बात करनी चाहिए? पंचायती राज की बात करनी चाहिए। ये टर्म, इसमें जो डीपीएसपी में जो विचार हैं, जो समाजवादी विचार हैं, वो हैं गांधी जी के, और उसमें सीधी सीधी बात की गई है आर्टिकल 40 में पंचायती राज की। हालांकि वो राज्यों के लिए नीति निर्देशक के तौर पे काम करते हैं कि हाँ क्या निर्देश होने चाहिए कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 बड़ा अच्छा है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट, इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भारत की अशांति के जनक, है ना, भारतीय अशांति के जनक, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। भारतीय अशांति के जनक। उम्मीद है आपको ये वाली बात थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन शिरोल। तो देखो ये कहा गया था किसके बारे में? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में ये बात की गई थी। और ये बात समझिए किसने कही थी, किसने लिखा था? वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा था। वैलेंटाइन शिरोल ने। क्या? इंडियन अनरेस्ट। अब आ जाओ लाला लाजपत राय, तो लाला जी हैं, लाला जी होते हैं अनहैप्पी दोस्तों। क्या होते हैं? अनहैप्पी।
तो अनहैप्पी इंडिया लिखी थी इन्होंने, एक किताब है इनकी अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने 1917 में पहली वीमेन हुई जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या की थी, सेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी, तो आप कहेंगे कानपुर में की थी, ठीक है, कानपुर में, ये देख लेना, कानपुर में नहीं है, ये चेक कर लेंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने लिखा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इन्होंने बुक लिखी थी। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको कि सारी चीजें मैं बता रहा हूँ डिटेल के साथ कवर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। शारदा एक्ट संबंधित है, हालिया दिनों में आपने सुना होगा महिलाओं की जो उम्र है शादी करने की, या लड़कियों की जो उम्र है शादी करने की, वो चेंज हो गई, वो हो गई 21। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, पुराने जमाने का क्वेश्चन है। शारदा एक्ट कहा गया है, नाम इनका था हरबिलास शारदा, हरबिलास शारदा, हरबिलास शारदा। 1929 की बात है, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी और वो रिकमेंडेशन रिलेटेड थी बाल विवाह से। इन्होंने कहा अगर बात लड़कियों की करोगे, अगर बात लड़कियों की करें तो बोला 18 एज होनी, माफ करना 18 साल एज होनी चाहिए शादी करने की। आ रही है बात समझ में, तो ये आपको ध्यान देना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाल विवाह से संबंधित 1929 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। आगे आइए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड रेखा जो है, इसकी हम बात कर रहे हैं भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पूछा गया है कि किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो देखो आंध्रा से नहीं, उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि कहां से, बिहार, झारखंड से ये गुजरती है। तो ऑप्शन में झारखंड है, बिल्कुल इसे रख लीजिए, झारखंड से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, क्या आप बता पाएंगे 8 राज्य कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल एकदम, है ना, गुजरात से शुरू करिएगा, गुजरात से शुरू करिएगा और राजस्थान, एमपी होते हुए आप पहुंच जाएंगे कहाँ, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में। कहाँ पहुंच जाएंगे, मिजोरम में। बीच के राज्य बता दो, झारखंड मैंने बता दिया है, आगे आप बता सकते हो कौन कौन से राज्य और होंगे। आगे है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, कितने राज्य तट रेखा से लिखे हैं, लगे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आप गिनेंगे तो भी ये हो जाएंगे, लेकिन याद रखो इस तरह के क्वेश्चन आपको डिक्टो याद हो, नजर पड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि एक आधा मिस हो गया, आप गलती कर बैठो, क्योंकि 7, 8, 9, 10 लाइन से हैं, तो एक आधा भी ऊपर नीचे आपने जोड़ लिया, कम ज्यादा हो गया, 8 ही कर दिया तो भी गड़बड़ जाएगा। तो 9 राज्य हैं, 9 राज्य। अगर यूटीज की बात करेगा तो कहिएगा 4 है, यूटीज की बात करेगा तो 4 है, ठीक है, यूटीज की बात करेगा तो 4 है। आगे चलते हैं, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, क्वेश्चन है 73, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। देखिए निकटतम दूरी है क्या, बेसिकली हम एक चीज जानते हैं, हिंदी में हम कहते हैं उपसौर और अंग्रेजी में हम कहते हैं इसे पेरिहीलियन, ठीक है मेरे भाई। अब इसे कहते हैं अपसौर भी, अपसौर भी कहते हैं, अपसौर कहते हैं अपहीलियन को, मतलब ये तो हो गया पेरिहीलियन, ठीक है, और ये हो गया अपहीलियन, ये बात आपको ध्यान आई। पेरिहीलियन जो होता है वो होता है 3 जनवरी को मेरे दोस्त, 3 जनवरी को, और अपहीलियन जो होता है वो होता है 4 जुलाई को, अपहीलियन जो होता है वो 4 जुलाई को। ये क्या है, देखिए सूर्य एक जगह पर है और पृथ्वी घूम रही है उसके चारों तरफ, पृथ्वी घूम रही है अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह पे पृथ्वी पहुंचती है, अपने ऑर्बिट पे घूमते हो, तो एक टाइम पे वो उसके सबसे नजदीक होती है और एक टाइम पे सबसे दूर होती है, ठीक है, घूमते हुए। तो जिस टाइम पे सबसे नजदीक होती है वो टाइम होता है 3 जनवरी का, और जिस टाइम पे सबसे दूर होती है वो होता है 4 जुलाई का। बस यही बात कहने को बताई गई है, तो 3 जनवरी याद कर लोगे, 3 जनवरी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर है 4 जुलाई, तो 4 जुलाई हमने बताया कि अगर अपसौर की बात की जाए तो 4 जुलाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई हुई भी है, एमसीक्यू भी करा रहा हूं, तो आप वो भी जाके देखो, आपकी ज्योग्राफी आने वाले जो भविष्य के सवाल होंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। आइए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है, मतलब कौन सा द्वीप है जो ग्रीनलैंड के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो देखो यहाँ पर पूछा गया है बोर्नियो है, मालागासी है, न्यू गिनी है या सुमात्रा है। तो न्यू गिनी जो है वो दूसरे नंबर का द्वीप है, बोर्नियो जो है वो तीसरे नंबर का द्वीप है, पहले नंबर का कौन है, पहले नंबर का है ग्रीनलैंड। उम्मीद है आपको ये वाली बात भी अब समझ आई होगी। आगे चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला क्षेत्र के विशालतम भंडार हैं। देखिए कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है, ठीक है। भारत में लिग्नाइट के कोयले के विशालतम भंडार है और ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। राजस्थान की बात करें तो जावर की जो खान है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में जो है वो अंकलेश्वर तेल के कुआं, जो तेल है मतलब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, वो मिलता है। केरल की अगर बात करें तो रबड़ का उत्पादन होता है, यहाँ पर रबड़ का उत्पादन होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, लिग्नाइट की बात हो रही है दोस्तों, लिग्नाइट मिलता है तमिलनाडु में। आइए,
दक्षिण भारत 76 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती हैं? ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों के लिए नया होगा, वो कहेंगे कि कैसा ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जो जो डायग्राम बनते हैं, अगर कोई नदी इस तरीके से बहते हुए जा रही है और उसकी जो धाराएं हैं, उस पर मिलने वाली नदी, उससे आने वाली नदी, निकलने वाली नदी, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, इस तरह से जो एक प्रतिरूप बनता है, इसको अगर आप सीधे तरीके से बना लो तो ये वृक्षनुमा होता है। अधिकतर जो बड़ी नदियां होती हैं इसे डेंड्रियाटिक कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह का, अगर दो मेन रिवर इस तरीके से बह रही हैं और इनकी आपसी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कुछ इस तरीके से आपस में मिल रही हैं, तो जो एक डायग्राम बनेगा वो बनेगा पैरेलल डायग्राम। मतलब दो नदियां, दो मेजर रिवर पैरेलल बह रही हैं और इस तरह का अगर उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, अलग होती हैं, तो इसको कहा जाएगा जालीदार। इसको क्या कहा जाएगा? जालीदार कहा जाएगा। आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है। आर्य किसे कहते हैं? रेडियल कहते हैं इसको इंग्लिश में। सबसे पहले तो ये समझ लो, रेडियल, रेडियल कुछ इस तरीके का होता है जहां पर एक ही जगह से अलग अलग दिशाओं की तरफ क्या निकलती हैं? नदियां बाहर निकलती हैं। तो देखो आंसर हो जाएगा इसका वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख रूप से वो वृक्षनुमा डायग्राम बनाती है। जैसे आप गोदावरी, कृष्णा देखो तो उसमें मिलने वाली सहयोगी नदियां भी होती हैं। आगे है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला तो आप सभी जानते हो क्या है? बोलोगे मासिनराम, बोलोगे मासिनराम, बोलोगे चेरापूंजी। यहां पर होती है सबसे ज्यादा बारिश। लेकिन सबसे कम पूछा है तो सबसे कम होती है लेह में, फिर होती है दूसरे नंबर पे जैसलमेर में। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? लेह में सबसे कम बारिश होती है भारत में। आइए, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन बहुत बड़ा बना करके लिखा गया, क्वेश्चन बहुत छोटा है। कि लाल मिट्टी पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है, बस इतना ही कर लेना है। अगर आप जानते होंगे कि इस लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, मिलता है ज्यादा मात्रा में, और जब मिलता है तो उसका रंग हो जाता है थोड़ा लाल। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। भारत में आपको ये मिट्टी मिलेगी, लगभग लगभग दूसरे नंबर पर ये सबसे ज्यादा मिट्टी है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले जान लो कि भीमबेटका जो है वो है मध्य प्रदेश में, एमपी में, जहां के सीएम है शिवराज पाटिल। कौन है? शिवराज पाटिल। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिवराज जी चौहान है, पाटिल नहीं, शिवराज जी चौहान है सबसे पहले ये। और मजे की बात यह है कि इनको मामा नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि किस राज्य के सीएम को मामा नाम से जाना जाता है या किस सीएम को जाना जाता है, तो भी आप ध्यान देंगे। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मैंने बताया एमपी में है, और एमपी में ये है गुफाओं के शैलचित्र हैं, ठीक है। शैलचित्र के रूप में ये स्थापित है। भीमबेटका बहुत ही फेमस गुफाएं हैं। भीमबेटका जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 80, टॉपिक नंबर। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, एक जुते हुए खेत की। अगर आप हालिया दिनों में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हरियाणा की बात है। हरियाणा के बनवाली से 2 महिलाओं की खुदाई वहां पर हो रही थी और 2 महिलाओं की वहां पर मूर्तियां मिली हैं, और उन मूर्तियों का जो खेल है, उन मूर्तियों के बारे में ये कहा गया है, ये बताया गया है मूर्तियों के बारे में कि वो हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन से रिलेट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जुते हुए खेत की बात है, तो देखो जो कालीबंगा है, बोलोगे कालीबंगा कहाँ है? तो प्यार से समझो कि कालीबंगा है राजस्थान में। ये भी सवाल पूछा जाता है। यहीं से क्या मिला है? एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई है? कालीबंगा से की गई है। हड़प्पा कहाँ पर है? तो बच्चा बच्चा जानेगा आज कि हड़प्पा जो है वो है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? ये भी है पाकिस्तान में, ये याद रखोगे। लोथल क्या है? तो गुजरात याद करो। और लोथल फेमस है अपना कि लोथल क्या था? तो लोथल बंदरगाह था। क्या था? लोथल बंदरगाह था। उम्मीद है समझ आ रही होगी बात को। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो देखो, अगर हम आंदोलनों की बात करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, वहां पर गांधी जी का नाम आए और गांधी जी से क्वेश्चन ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। किस कारागार को कहा था उन्होंने? तो 1932 की ये बात है। 1932 का वही समय जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को फेल कर दिया उन्होंने। दूसरे सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया इंग्लैंड ने जाके, तीसरा पार्टिसिपेट नहीं किया, और पुनः सेकंड दोबारे से क्या स्टार्ट कर दिया उन्होंने? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब सीधा सीधा ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने क्या करा? रीस्टार्ट करा। बस इसी के लिए पकड़ करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। कौन सी जेल में डाला? यरवदा जेल में डाला। और यरवदा जेल की उनकी बहुत सारी यादें हैं। वहां उन्होंने भूख हड़ताल की क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत लाया जा रहा था दलितों के मामले में। तो यरवदा जेल को उन्होंने कहा था मंदिर। क्या कहा था उन्होंने? मंदिर। ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो देखो, इतने क्वेश्चन में मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ, रिवाइज भी करा रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको
लाइक जरूर करनी चाहिए और कमेंट करके बताना चाहिए कि आपको जीएस पढ़ते समय कैसा लग रहा है। 82, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चाणक्य की बात हो रही है, मौर्य एम्पायर अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो, चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं, तो चाणक्य के बचपन का नाम भी आप बता पाओगे क्या? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त? तो बच्चा जानता है कि विष्णुगुप्त जो था वो चाणक्य का नाम था। और अर्थशास्त्र, इन्होंने किताब लिखी दोस्त, किताब का नाम था अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने प्रशासन से संबंधित जो चीजें थी उसके बारे में बताया था। आगे क्वेश्चन देखो, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कल्हण। तो देखो, कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी से हमें पता चलता है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है संस्कृत भाषा में। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है, कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड ये चीज है। आगे आते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो और तुम्हारी पुरानी यादें ताजा होंगी। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR इसको प्यार से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ISFR रिपोर्ट का पहला संस्करण कब जारी किया गया? सवाल है, मजा आ रहा होगा इसको देख करके, क्योंकि देखो 2021 की रिपोर्ट 2022 जनवरी में जारी की गई। 2 सालों में एक बार ये रिपोर्ट जारी होती है। 2 सालों में एक बार ये रिपोर्ट जारी होती है। पहली बार ये रिपोर्ट कब जारी हुई ये बताना है, तो बस इतना ही जान लो। 1987 में पहली बार हुई थी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। तो देखो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, मैं तुम्हें ये बता दूं, मतलब तुम मुझे ये बता दो कि पर्यावरण मंत्रालय में मिनिस्टर हैं कौन, मंत्री कौन है? यही तो सवाल है सारा का सारा खेल मंत्रियों का। तो मंत्री कौन है ये बता दो या याद कर लो, है ना। मैं चाहूं तो तुम्हें 2 मिनट में बता दूं, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो तुम देखोगे नहीं, तुम्हें आदत नहीं पड़ेगी कि नई नई चीजें देखी जाएं। और इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ो, अगली बार पेपर आएगा तो देखना, इससे 2 क्वेश्चन मैं आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट से दूंगा। ये नवीनतम फॉरेस्ट रिपोर्ट है मेरे भाई, और ये 110% तुम्हारे आने वाले पुलिस और पटवारी जैसे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में तुम्हें देखने को इससे मिलेगी, क्योंकि जनवरी में रिलीज हुई। 85, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। कब की बात हो रही है? कलकत्ता, जब कलकत्ता में हमने पहला कोड बनाया, हमने नहीं, अंग्रेजों ने ये बनाया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1774 में हमने बनाया सर्वोच्च न्यायालय में क्या? एक कोर्ट, एक हाई कोर्ट बनाया। इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? याद करो जल्दी से कि पहले न्यायाधीश कौन थे, या यूं कहो कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो एक नाम हम लेंगे, प्यार से इस नाम को लो, एलिजे इम्पे। कितना प्यारा नाम है, मन करे तो किसी का रख लो, अपने पड़ोसी का, है ना, एलिजा इम्पे। आगे चलते हैं, पिट इंडिया एक्ट उसको सुधारने के लिए आया। 1813 के एक्ट से चाय और चीनी को छोड़कर, माफ कीजिएगा, चाय और चाइनीज यानी कि चीनी व्यक्तियों को छोड़कर, चीन के व्यापार को, चाय और चीन को छोड़कर व्यापार करने की जो छूट थी वो दे दी गई। ठीक है, चाय और चीन पर एक अधिकार रहा किसका? अंग्रेजों का, अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया का। 1833 से वो भी खत्म कर दिया गया, मतलब पूरी तरीके से जो अधिकार थे कंपनियों के वो समाप्त कर दिए गए। अगला क्वेश्चन है प्यारा क्वेश्चन 86 का, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। कौन सी अनुसूची? फोर्थ शेड्यूल। आजकल स्केड्यूल भी इसको कहा जा रहा है, तो प्यार से पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ो या स्केड्यूल पढ़ो, जो तुम्हें मन कर रहा है वो पढ़ो। देखो, संविधान जब बना तो 8 शेड्यूल या 8 अनुसूची थी। क्या थी? 8 अनुसूची थी। भविष्य में जरूरत पड़ी 4 और ऐड हो गई, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। किसी और समय पर पूरे 12 की 12 अनुसूचियां आपको याद कराई जाएंगी। वर्तमान में चौथी पूछी है तो याद कर लो। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को बताती है चौथी अनुसूची, मतलब राज्यसभा में सीटों का जो वितरण है वो किस प्रकार से है, इसको एक्सप्लेन करती है फोर्थ शेड्यूल। राजनीतिक दल बदल के लिए कौन सी है? तो 10वीं शेड्यूल, 10वीं अनुसूची जो है वो राजनीतिक है। पंचायत कौन सी है? तो 11वीं है मेरे भाई। और भाषाओं से रिलेटेड कौन सी है? तो 8वीं है। भाषाओं से रिलेटेड कौन सी है? 8वीं है। तो याद रहेगा 10, 11, 8वीं, और राज्यसभा वाली चौथी है। तो इतना मैंने बता दिया, आगे याद रखो। ऑप्शन और भी हम डिटेल में जाएंगे। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? क्या क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची, अभी अभी तुमने देखा कि 11वीं अनुसूची को हमने बताया पंचायत से रिलेटेड है, और प्यार से जानोगे तो 73वां अमेंडमेंट भी किया गया, 1992 की ये बात है। इसी से हमने क्या करा, आर्टिकल 243 हमने एक्सपेंड किया और जाना। और 11वीं अनुसूची में हमने क्या कर दिया, 29 सब्जेक्ट्स को रखा गया जो राज्यों के नियंत्रण में है कि राज्य उस पर कानून बनाए, कार्य करें और पंचायत को
वो दायित्व सौंप दिए जाएं, 29 सब्जेक्ट से संबंधित दायित्व पंचायत को सौंप दिए जाएं। अगला क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? कितनी मजे की ये बात है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 32 को अगर सिर्फ इतना कह दूं, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? संविधान की आत्मा। किसे? 32 को। तो मौलिक अधिकारों को ये प्रवर्तित करने का काम करता है, ये माना गया है, जाना गया है, ये याद कर लो, रट लो इसको। आगे क्वेश्चन देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब यही है कि आर्टिकल 32 का ही सवाल है। रिट जारी की जाती है, 5 प्रकार की रिट होती है और वो 5 रिट जो हैं उनमें से एक रिट के बारे में पूछा गया है। अगर जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, ये सवाल है। अगर इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं प्रमादेश, मैंडमस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडमस। इंग्लिश में भी याद कर लो। आ रही है इतनी बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है समाज में, ये पूछा गया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखो ध्यान से समझना कि आज याद कर लो, क्या 100 होते हैं, 55, 33, 50? नहीं भाई, ध्यान दो, 50 होते हैं, केवल 50। कई बार आपने 55 कर दिया होगा, 1/10 नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाएगा, मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाएगा। अगर ये लाना है तो कम से कम 50 लोग क्या करें, उसका समर्थन करें, तब जाकर के यह अविश्वास प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ेगी। आगे चलिए, 91 क्वेश्चन कहता है मेगाबाइट, कितने मेगाबाइट गीगाबाइट बनता है? गीगाबाइट बनता है। तो देखो, मेगा को गीगा बनाना है तो बना डालेंगे। मेगाबाइट जो है वो अगर 1024 है, MB 1024 है तो वो 1 GB होगा। प्यार प्यार से जानते हो, आजकल तुम इतना डाटा घोल करके पी जाते हो, तो 4 ऑप्शन होने चाहिए थे यहाँ पर। कोई बात नहीं, इस ऑप्शन को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं दोस्तों। 1024 में 1 गीगाबाइट होता है, बहुत ही छोटी सी बात। आगे आइए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट को कुंजियां कहते हैं। कौन सी कुंजी के नाम से, कौन सी की इसको कहा जाता है? मॉडिफायर, एडजस्टमेंट, फंक्शन, कौन सी? तो एफ में तो नहीं होता, इसी को हम कहते हैं मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट दबा करके आप किसी दूसरी की का जो काम है वो बदल सकते हो, मतलब उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो दोस्त। आगे देखिए, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? फिर से स्टोरेज से क्वेश्चन है। गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। तो देखो, जीबी, केबी, अगर एमबी जानोगे और इस समाज में जानोगे, जिस समाज में अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो टेराबाइट कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं रह जाता। आगे आइए, 94 क्वेश्चन। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? जब हम बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, देखो ये क्वेश्चन क्यों डाला गया, मेरी बात ध्यान से समझना। आप सबने सुना होगा, पाम ऑयल को इंडोनेशिया नहीं बेच रहा है भैया, आयात निर्यात। तो देखो, कहीं से तो कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तेल की कीमतें तो आसमान को छू करके पार निकल जाएंगे, ऐसा लग रहा है, मान लो मार्केट में। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या कहते हैं? कस्टम ड्यूटी। हिंदी में इसको कहते हैं सीमा शुल्क। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं दोस्तों। कस्टम ड्यूटी याद रखना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। उत्पादन पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। और व्यापार को तो आप जानते हो, संपदा को प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं, ऐसा समाज में जाना गया है। आगे आइए, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन इसको कह दीजिए, ठीक है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन इसको कह दीजिए। मुद्रास्फीति सामान्य नाम, कई लोग कहते हैं महंगाई, तो चलिए उनके लिए दिल रख लेते हैं उनका, और महंगाई भी बोल देते हैं। बोला जाता है इसमें क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में यही होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है सप्लाई से, पहली कंडीशन। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, बिल्कुल सही। मुद्रा का मूल्य गिरता है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, यस, ये होता है। तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे समझो कि किसी जमाने में 100 रुपए में, मान लो 100 रुपए में, या ऐसे मान लो कि 50 रुपए में आता था क्या? 1 लीटर तेल। कौन सा वाला? पेट्रोल, जिससे आग जलाई जा सकती है। मान लो आज वो कीमत 100 रुपए हो गई। कुछ लोग बुरा भी मत मान लेना कि 104 रुपए है, आप 100 लिख रहे हो, ध्यान से देखना। तो 50 रुपए में 1 लीटर ऑयल आ रहा है, आज 50 रुपए में 100 रुपए, मतलब 100 रुपए में 1 लीटर आ रहा है। तो जो क्वांटिटी है वो तो 1 ही लीटर है। अब मनी कितनी लग रही है? पहले 50 लग रही है, 50 के 2 नोट लग रहे हैं,
तो भैया जो 100 रुपए की वैल्यू है वो बराबर किसके हो गई, 50 रुपए के हो गई। मतलब 100 रुपए की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, वैल्यू का कम हो जाना। आ रही है बात समझ में? तो इतना ही समझ लो, ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। ये मुद्रास्फीति है। कभी और जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो एकदम तरीके से आपको बताएंगे और इतने सस्ते में समझाएंगे कि आपको बिल्कुल आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा स्टेट सर्वाधिक नींबू उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा आपको बड़ा आनंद आएगा और आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन देख करके। मैं गारंटी देता हूं जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा होगा आपकी खुशी की लहर नहीं रहेगी, क्योंकि आपको आज पता चल जाएगा कि नींबू जो है वो उत्पादन करने में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है। इतना महंगा हो चुका है नींबू को, लेमन इज अ न्यू गोल्ड ऐसा कहा जा रहा है, मार्केट इस नाम से इसको पुकार रही है, तो आप भी समझ सकते हैं। चलिए आगे आइए 97 क्वेश्चन में। और हाँ, गोल्ड के मतलब ये नहीं कि उसकी माला बनाकर पहन लो या चैन वैन बनवा लो, नींबू दोबारा से सस्ता हो जाएगा ऐसी पूरी उम्मीद है। 5 लोग ए बी सी डी और ई आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी बाईं ओर है सी के और बी दाईं ओर है ई के, ए दाईं ओर है सी के और बी बाईं ओर है डी के। यदि ई एक छोर पर है तो बीच में कौन बैठा है, मतलब हमें ये बताने का। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सीरियस नोट में करेंगे आराम से, क्योंकि वो तो जीएस है, लेकिन ये रीजनिंग है। ये अगर एक एक क्वेश्चन भी आपने छोड़ दिया ना मजे लेते हुए तो आपसे गलती हो जाएगी। देखो उन्होंने बोला कि 5 लोग ए बी सी डी और ई आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका मतलब ये भी है कि ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। बोलो हाँ, अगर ऐसा सच में कह रहा हूं तो कहां बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब जो आपका बाईं होगा वो उनका दाईं होगा और जो आपका दाईं होगा वो उनका बाईं होगा। तो बस इसी थ्योरम के साथ चलेंगे। जैसा कह रहे हैं कि डी जो है बाईं ओर है सी के, तो बाईं ओर है सी के का मतलब यहां पर है, और बी दाईं ओर है ई के, बी जो है वो दाईं ओर है ई के, दाईं ओर है ई के। ए दाईं ओर है सी के, ए जो है वो दाईं ओर है सी के, और बी बाईं ओर है डी के, बी बाईं ओर है डी के। यदि ई एक छोर पर है तो बीच में कौन बैठा है? देखो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं, प्रैक्टिस में की हुआ है तो बहुत आसान लग रहा है। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में पहली लाइन में कह दिया था 5 लोग ए बी सी डी ई और ई आपकी ओर मुंह करके बैठे, आपकी ओर। तो मैंने समझ लिया कि वो दक्षिण की तरफ बैठे। मैंने इसको बिल्कुल वैसे ही बनाया, बस जब मैं बाईं ओर पढ़ रहा था तो मैं समझ पा रहा था कि जो मेरा बाईं है वो इनका दाईं होगा, तो मैं उसी तरीके से लगता गया। जैसे कहा डी बाईं ओर है सी के, डी जो है वो बाईं ओर है सी के। अगर मेरी तरफ से देखो तो मेरी तरफ से तो दोस्त ये दाईं ओर हो जाएगा, तो मैंने इसी तरीके से रखा और आंसर बहुत प्यार से आ सकता है। समझो, प्रांजल कर्नाटक सर ने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करवाए हैं यूकेपीएससी के नाम से, वो जाके देखो, रीजनिंग सुधर जाएगी और टॉपिक वाइज भी मिलेगा। आगे आते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 25 अगस्त का दिन बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? कुल कितने सोमवार होंगे ये बोला गया है। मतलब देखो 25 अगस्त को क्या है, थर्सडे है। आ रही है इतनी बात समझ में? पहले तो ये समझ लो। अब एक बात समझना, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, याद रखो, जो दिन पहले दिन होता है 7 दिन और जोड़ दो वही दिन आ जाएगा। मतलब 1, 8, 15, 22 और 29 को सेम डे होगा। ये हर महीने का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो दिन 1 को होगा वो दिन 8 को, वो दिन 15 को, वो दिन 22 को और वो दिन 29 को। अगर 25 को थर्सडे है तो क्या आप मुझे कह सकते हो कि 24 को वेडनेसडे होगा, 23 को ट्यूसडे और 22 को क्या कहोगे? तो कहोगे मंडे। यही होगा, ठीक है। तो यही कह रहे थे वो, कुल कितने सोमवार होंगे। 25 को सोमवार है, ठीक है, 25 का दिन बृहस्पतिवार है, तो कुल कितने सोमवार होंगे ये वो बता रहा है। तो सोमवार 22 को है, यानी कि सोमवार मंडे यहां भी होगा, मंडे यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी दोस्त। तो अगर गिन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद तो महीना ही खत्म हो जाएगा, तो कह दोगे कि 5 सोमवार होंगे, जो कि अधिकतम है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर इसका चला गया, ध्यान से देखना। ये एक पजल टाइप का, पजल भी नहीं, मिसिंग नंबर इसको कहेंगे। और ध्यान समझना कि ये नंबर से कुछ रिलेशन ऐसा है कि यहां पर जो एक्स है ये बताना है और वो इनमें से एक है। तो क्या इस क्वेश्चन में हो रहा है समझना, 2 एकम 2 प्लस 2 इक्वल टू दे दिया उसने 4, 4 एकम 4 दूनी 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 6 तियां 18 प्लस एक्स कितना हो गया 36। तो 6 तियां 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा 36, तो आंसर हो जाएगा 18। इजी क्वेश्चन था, आराम से करोगे,
थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे हो जाएगा जीएस का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और बहुत ही फेवरेट, इस समय पर रूस जितना न्यूज में है इतना तो कभी भी कोई देश न्यूज में नहीं रहा। रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताना है, और अगर आपने इसमें व्लादिमीर पुतिन मारा है तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और यही आंसर होना चाहिए, ऐसा आपने मान लिया होगा। लेकिन आप हो रहे हैं गलत, क्योंकि ध्यान दो भैया, राष्ट्रपति नहीं पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं रूस का। रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन, तो ये नाम है इनका, ध्यान रखिए। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, आपको अवेयर रखने के लिए इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। उम्मीद है पाठशाला ऋषिकेश की तरफ से आपने ये प्रैक्टिस सेट जो है डाउनलोड किया होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 फ्री प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाता है ये सब, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि तैयारी करते रहें आप, और जबरदस्त तैयारी कीजिए हमारे साथ। यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए, पाठशाला ऋषिकेश को चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।